तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 7, जो कि बेस्ड है रेडिएशन पर। ठीक। तो रेडिएशन में कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होने वाली है, उन चीज़ों को हम पहले डिस्कस करेंगे, तब उसके रेडिएशन को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ये हमें पता है कि हीट ट्रांसफर करने को हीट को ट्रांसफर करने के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड फाइनली वी आर कमिंग टू द टॉपिक दैट इज द रेडिएशन। कंडक्शन में हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स खुद कभी ट्रेवल नहीं करते हैं, दैट इज द हीट एनर्जी विच गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। ठीक है। और वहीं पर हमने कन्वेक्शन में देखा क्या? कन्वेक्शन में ये देखा कि मॉलिक्यूल खुद चला जाता है हीट लेकर के। ये मेजर डिफरेंस था। ठीक है। चलिए, तीसरा अब है रेडिएशन। तो रेडिएशन को समझने के लिए थोड़ी बहुत हमें वेव की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी, हल्की फुल्की सी। तो हम वेव को समझ लेते हैं कि वेव क्या होती है। ठीक है। तो आपने देखा है कि पानी में तालाब वगैरह जो होता है उसमें आप पत्थर मारते हैं। ठीक है ना। पत्थर मारते हैं तो क्या होता है, जैसे ये देखो क्या है, ये पानी तालाब है, ये तालाब की सरफेस है, मेरा जो हाथ है वो तालाब की सरफेस है। पत्थर मारा तो चारों तरफ वेव निकलेगी, ऐसे ऐसे जैसे चारों ओर वेव निकलेगी ना, ऐसे चारों ओर, है ना। तो देखिए, तालाब में जहां पत्थर मारा है वो पॉइंट ये है, उसके चारों ओर कुछ लहरें बनने लगती है ऐसी। सही है। ऐसी लहरें हमें जाती हुई दिखाई देगी, दूर दूर तक फैलती हुई नजर आएगी। सो यही क्या है? वेव से। यही क्या है? वेव से। तो वेव्स को मैं डिफाइन अगर करना चाहूं तो कैसे करेंगे? दैट इज वेव कैन ओकर, वेव्स कैन ओकर, अरे गिरेगा ये। वेव्स कैन ओकर when a system is disturbed from its equilibrium position. Waves can occur when a system is disturbed from its equilibrium position. From its equilibrium position क्या है ये? मतलब इसका मतलब बहुत आसान है। जब आपने पत्थर नहीं मारा था पानी में, तालाब में, वो शांत था। शांत था मतलब स्टेबल था, इक्विलिब्रियम था। ठीक है। पत्थर मारा तो क्या हुआ? डिस्टर्बेंस हुआ। और उसी डिस्टर्बेंस को हम क्या कहते हैं? वेव। और ये जो डिस्टर्बेंस है यानी कि वेव से, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। ठीक है। तो डिस्टर्बेंस कैन ट्रेवल, मैं डिस्टर्बेंस कहूं या वेव कहूं, बात एक ही है। ठीक है। डिस्टर्बेंस कैन ट्रेवल फ्रॉम वन रीजन, ये वन मैथमेटिकल, ये वन ऐसा। ठीक है। वन रीजन टू अनदर रीजन, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। ठीक। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये फिक्स एंड है, ये फिक्स है मतलब कोई दीवार है, कुछ भी है। दीवार से मैंने रस्सी को ऐसे बांध दिया। किसको बांधा? रस्सी को, यानी कि स्ट्रिंग यू कैन से, रोप यू कैन से। ठीक है। और मैंने अपने मजबूत हाथ यहाँ पर रखे। ठीक है। तो मजबूत हाथ है और ये रस्सी मैंने पकड़ रखी है और यहाँ से बांधी है हमने। ठीक है। तो देखो, मैंने क्या किया, इसको पकड़ करके ऐसे इसे हिलाना चाहा। ठीक है। मतलब शेकिंग, क्या कर रहे हैं? इसे शेक करना। ठीक है। तो ऐसा मैं डिस्टर्बेंस दे रहा हूँ, ऐसा। ठीक है। तो इसे मैं ऐसा ही फटाफट से डिस्टर्बेंस देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं, तो क्या होगा देखें, कैसी वेव बनेगी उसे देखते हैं। देखो, जैसे ये फिक्स एंड है, यहां से मैंने अपने मजबूत हाथों को पकड़ रखा, ये फिक्स है ना, ये मजबूत हाथ यहाँ पर है, ये फिक्स एंड दीवार है। ठीक है। अब देखो, ये ऐसे मैंने इसे क्या किया, इसे ऐसे भेजा, ऐसे भेजा, ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गई? वेव जनरेट हो गई, ऐसे ऐसे। ठीक है ना, फील हो रहा है ना, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है। तो ये वेव है, ये क्या है? वेव है। तो अभी अभी जो मैंने आपको दिखाई है वेव, वो उसका अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो कैसी बनेगी? वो वेव कुछ ऐसी बनेगी कि आपने ऐसे ऐसे उसे शेक किया, तो ये ऐसे बननी चाहिए। सही है ना।
अगर मैं कंटिन्यूअसली ऐसा करता ही जाऊं तो ऐसे ही कुछ वेव बनेगी। ठीक है, ओके। यहाँ पर अगर मैं एक्सिस दिखा दूं, एक वाई एक्सिस और एक एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सब एक जैसी है, छोटी बड़ी बन गई होगी तो उसे नजरअंदाज कर दे। ठीक है, एक बार फिर से बनाते हैं इसे। ठीक है, ये ऐसा चलता ही जाएगा। इसे वाई एक्सिस कहा, इसे एक्स कहा। ओके, अब देखिए ये जो वेव बनी है, आपको कहीं लग रहा होगा ये वेव तो रिपीट हो रही है, बार बार एक ही तरह की वेव रिपीट हो रही है। हो रहा है, देखते कैसे। देखो स्टार्टिंग में ये पॉजिटिव है, वाई एक्सिस के ऊपर मतलब पॉजिटिव, वाई एक्सिस के नीचे मतलब नेगेटिव, फिर से वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो पहले पॉजिटिव आया, उसके बाद नेगेटिव, अगर फिर से पॉजिटिव आ गया मतलब वेव रिपीट हो रही है। देखो फिर से पॉजिटिव आ गया, यानी कि वेव यहां पर क्या हो गई, रिपीट हो गई। तो ये इतनी सी ही वेव है जो हर जगह क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ये देखो फिर से ये वेव, ये फिर से रिपीट हो गई। ठीक है, ये फिर से रिपीट हो गई, सही है ना। तो ये वेव बार बार रिपीट हो रही है, बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अगर रिपीट हो रही है तो कुछ समय के बाद रिपीट हो रही होगी। ठीक है, देखते हैं इसकी क्या है, इसकी गाथा इसमें आगे। आगे की गाथा यह है कि यही एक वेव है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको अलग से बनाते हैं। ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं वेव में, जो मुझे समझाना मैं वही समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये एक वेव है, मान लो ये 0 पे स्टार्ट हुई किसी टाइम टी पर, यहाँ टाइम एक्सिस ले लिया मैंने अब, और किसी टाइम पर पहुंच गई, चलो ये वाई है इधर। ठीक है, अब आगे आगे ये इस एक वेव की जो लेंथ है, एक वेव की जो लेंथ है, इस कंप्लीट वेव की जो लेंथ है उसी को क्या कहेंगे, वेव लेंथ कहते हैं। कौन सी लेंथ कहेंगे, वेव लेंथ। वेव लेंथ का सिंबल होता है लेमड़ा, इसी को क्या कहते हैं, लेमड़ा कहते हैं। ठीक है, एक वेव की लेंथ जो होती है उसी को कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ए वन वेव, ये मैंने बहुत आसान वर्ड्स में लिखा दिया इसका डेफिनेशन। ठीक है, लेंथ ऑफ ए वन वेव इज नॉन एज वेवलेंथ, इसे लेमड़ा कहते हैं। बस एक वेव की लेंथ जो है ये है। अब ये 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कितनी भी हो सकती है। ठीक है, बहुत छोटी सी है अगर ये वेव इतनी सी, तो ये लो भाई, ये मुश्किल से 1 सेंटीमीटर भी नहीं होगी अब। तो वेवलेंथ छोटी मोटी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो एक वेव की लेंथ दैट मीन्स वेवलेंथ, एक वेव की जो लेंथ है वही क्या है, वेवलेंथ है। इतना हुआ, चलिए वेवलेंथ समझ में आती है, वेवलेंथ समझ में आ गई। अब हमने देखा था अभी कि ये तो हर एक फिक्स समय के बाद रिपीट हो रही है। जैसे यहां से यहां तक वेव पहुंची, 10 सेकंड लगे मान लो, मान लिया। ठीक है, फिर अगले 10 सेकंड और लगेंगे इसे, क्योंकि इतनी ही वेव है, तो 10 और 10, यहां पर कितना टाइम लगेगा, 20 सेकंड। इन दोनों के बीच में कितना टाइम लगा, 10 सेकंड लगेगा। फिर से यहां पर कितना आएगा, 30 सेकंड, क्योंकि एक वेव को कंप्लीट होने में कितना लगा, 10 सेकंड। फिर से इसको पूरा होने में कितना लगेगा, 10 सेकंड। तो 10 और 10 कितना हो गया, 20। फिर से 10 लगेंगे, तो 20 और 10 कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक है, खास बात क्या, खास बात ये कि ये वेव पीरियोडिकली रिपीट हो रही है, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रही है। मैंने एग्जांपल ऐसा दिया, ठीक है ना। सो इट्स ए पीरियोडिक वेव, पीरियोडिक वेव। पीरियोडिक वेव का मतलब क्या है, विच रिपीट्स आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल। ओके, विच रिपीट itself after a fixed time interval। सही, कितने टाइम के बाद, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड। तो टाइम पीरियड कितना हो गया इसका, 10 सेकंड हो गया। अब कोई पूछे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। ठीक है,
तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव, फ्रीक्वेंसी को मैं डिनोट करूंगा एफ से, ऑफ ए वेव, एफ इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.1। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज HZ भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ क्या? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की बात थी, और यही अपने काम आएंगे 3 लोग, ठीक है। मिटा देते हैं इसे। मिटा देते हैं इनसे एक बार। वो लिख करके हो गया सारा कंप्लीट। अब देखिए आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी यह है कि एक वेव हमने देखी अभी, ये थी। यहां से यहां तक आने में इसे टाइम लगा, मान लो t। अब स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, t सेकेंड, और ये टाइम एक्सेस है। टाइम चेंज हो रहा है, यहाँ 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, कितना भी हो सकता है। एक वेव की जो लेंथ है उसे हमने कहा था लेमडा। तो लेमडा क्या है? वेवलेंथ है, और ये एक लेंथ है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, ठीक है। तो लेमडा जो है मीटर या सेंटीमीटर में होगा, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, जो भी। अच्छा, अब टी जो है वो क्या है? इसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इसका है टी। तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी आएगी एफ इक्वल टू 1/t हर्ट्ज, ठीक है। टाइम पीरियड टी जो है वो सेकंड में है, ओके। अब खास बात, ये सारी चीजें इनके लिए मैंने बताई, ये बहुत काम में आएगा। एक तो हमने इस चैप्टर में लेमडा क्या है, ठीक है। लेमडा सीधा सा है भाई, एक वेव की जो लेंथ है वही क्या है? वेवलेंथ है। लेंथ अगर इतनी बड़ी है, मान लो ये वेवलेंथ इतनी बड़ी है, तो ये पूरा क्या हो गया? वेवलेंथ हो गया, ठीक है। अपने सिलेबस में इसी टाइप की वेव्स होती है, और भी बहुत सारे की वेव हो सकती है, अपने सिलेबस में यही है मोस्टली, ठीक है। अच्छा, अब इन सब में एक रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और लेमडा में, क्या? दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज गिवन बाय v इक्वल टू एफ लेमडा। ये है वेव स्पीड, वेलोसिटी कह दो, ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ। ये रिलेशन याद रखना, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं कि वेव्स में थोड़े बहुत टाइप क्या क्या हो सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द मीडियम हम कल देखेंगे, किसके बेसिस पर? मीडियम पर। कि कुछ वेव्स ऐसी होती है जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ वेव्स ऐसी होती है जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो देखते हैं। तो पहले टाइप्स ऑफ वेव बेस्ड ऑन मीडियम, बेस्ड ऑन मीडियम। दो तरह की वेव होती है, एक होती है मैकेनिकल वेव, दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल, ठीक। मैकेनिकल वेव वो है विच रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। मीडियम है तो ये जा पाएगी, वरना चुपचाप बैठी रहेगी, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव क्या है? विच डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ठीक है। डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, ये ठीक है। ऐसी ये वेव हमें चाहिए, जब मन हो जहां मन हो वहां चले जाए, डजंट रिक्वायर एनी मीडियम। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मीडियम देंगे तो चलेगी नहीं, मीडियम में चलेगी, बिना मीडियम के भी चलेगी। तो इन शॉर्ट मीडियम हो या ना हो से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडियम पर डिपेंड करती ही नहीं। तो डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, ओके। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें साउंड वेव्स,
अब साउंड वेव्स अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर खड़ा होकर के चिल्ला रहा हूँ हेलो हेलो हेलो, तो सामने वाला सुन पा रहा है क्योंकि बीच में मीडियम है क्या, एयर मीडियम। तो मैं अगर कहता हूँ हेलो तो वो भी कहेगा हेलो, ना कहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुन तो लेगा ही। ठीक है, चलिए। तो साउंड वेव सुनने के लिए जरूरी है कि मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, तो साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। दूसरा, एक रस्सी लिया, रस्सी में हमने क्या किया था, वेव जनरेट की थी, देखा आपने भी, ये ऐसा, ये ऐसी वेव जनरेट हमने की थी। तो देखो ये वेव तो जनरेट हुई, लेकिन क्या मीडियम की रिक्वायरमेंट थी? हाँ थी। मीडियम क्या है यहाँ पर, स्ट्रिंग खुद मीडियम है, सॉलिड मीडियम है ना। चलिए अब आगे, तो ये तो है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, नॉन मैकेनिकल विच डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, इस तरह की वेव जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वेव्स है जिन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इतना बड़ा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, उन्हें शॉर्ट में लिखेंगे EMW। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो दो चीजें पता चली, मैकेनिकल विच रिक्वायर्स मीडियम, नॉन मैकेनिकल जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहीं पर भी जा सकती है, कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, तो ये लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो है जिन्हें चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसकी जरूरत नहीं है, मीडियम की नहीं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कोई एक अकेली वेव नहीं, बहुत सारी वेव्स आती है इसके अंदर। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैंने ही पूरा नाम लिख दिया, बेवकूफ़ी कर ली, छोटा नाम लिख EMW। ठीक है, अब बहुत सारी वेव्स है, तो उनको याद रखने का मैं एक तरीका बताऊंगा, उसके बाद हम अंदर चलते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो, गलती क्षमा मत करो, उल्टा लटकाकर इतना मारो कि रो दे। देखिए कैसे काम आएगी, कुछ अजीब सी है ये ट्रिक। ठीक है, लेकिन मजेदार भी। गलती, गलती में पहला वर्ड जी है और जी फॉर गामा रेज। कौन सी रेज? गामा रेज। दूसरा, क्षमा, क्षमा में पहला शब्द है 6 यानी कि एक्स रे। ठीक, मत करो, मत करो में पहला वर्ड है M यानी कि माइक्रो। ठीक है, आगे, अच्छा मत करो मतलब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, मत करो मतलब कुछ नहीं करना है। ठीक है, यू, यू फॉर यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट, यू फॉर यूवी रेज, यूवी रेज। ठीक, उसके बाद लटकाकर, लटकाकर मतलब लाइट, लाइट रेज। इतना, इतना यानी कि आई, आई यानी कि इंफ्रारेड। अब आया है एम, एम का मतलब है यहां पर माइक्रो, और रो दे, रेडियो वेव। ठीक, तो ये था ट्रिक, गलती क्षमा मत करो, उल्टा लटकाकर इतना मारो कि रो दे। तो गलती से गामा, एक्सरे, यूवी रेज, लाइट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रो, इन सब को या इन सभी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं।
और कंबाइंडली इन सब को कंबाइंडली क्या कहा जाता है, इन सब को कंबाइंडली कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम या केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये है डिफरेंट डिफरेंट वेव से। अच्छा, मैंने रेज क्यों लिखा है, गामा वेव्स लिख लो या गामा रेज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, रेज कहूं या वेव एक ही बात, ठीक है। तो रे या वेव एक ही बात है अपने लिए हाल फिलहाल। ओके, अब देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट वेव से, सभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, और कंबाइंड इन सबको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ये अलग अलग वेव्स है किस बेसिस पर, मैंने अभी देखा था या आपने भी देखा था कि एक वेव थी जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, एक वेव और है जिसकी वेवलेंथ इतनी बड़ी है, ये भी लैम्डा है। तो सभी वेव्स का लैम्डा क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो लैम्डा के बेसिस पर, लैम्डा के बेसिस पर इन सबको हम अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। इसका लैम्डा कुछ और होगा, है ना, लैम्डा गामा, इसकी वैल्यू कुछ और होगी वेवलेंथ की, इसकी वैल्यू कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और, इसकी कुछ, ठीक है। तो देखो इंफ्रारेड अपने काम की है, इसकी वेवलेंथ हमें चाहिए। इंफ्रारेड जो है वो अपने काम की है और उसकी वेवलेंथ हमें याद रखनी है हाल फिलहाल, दैट इज इसकी वेवलेंथ होती है 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से लेकर के, एक रेंज होती है इसकी पूरी 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है, ये इतनी होती है। चलो उसी तरह से लाइट रेज, लाइट रेज का मतलब क्या है यहाँ पर, लाइट रेज का मतलब है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में कौन कौन आती है, विजिबल लाइट में आता है वीप ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब आगे आगे कहानी ये कि इनमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है इन सभी में। तो इसके लिए भी एक ट्रिक क्या है कि जब आप रेडियो वेव से इधर जाते हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट, ये लेफ्ट है ये राइट, ठीक है ना, इसकी वैल्यू को मिटा देते हैं, लिख लेना। जब हम रेडियो वेव से इस राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। एनर्जी मतलब ये हाई एनर्जेटिक होती है, ये अगर आर पार कर जाए तो शरीर खत्म, अच्छे अच्छे ऑब्जेक्ट खत्म हो जाए, तो ये बहुत हाई एनर्जेटिक होती है। उससे कम एनर्जी की है, उससे कम एनर्जी है, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, सबसे कम ये, ठीक है। तो इधर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी राइट टू लेफ्ट में, ठीक। और उल्टा करेंगे, यानी कि वेवलेंथ, वेवलेंथ जस्ट उल्टा होता है, लैम्डा डिक्रीज करता है। जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, और इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, और जिसकी एनर्जी सबसे कम है, यहाँ पर रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम है, इसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अब इसमें भी वीप ग्योर में क्या होता है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की, ठीक है ना। तो वीप ग्योर में यहां से लेफ्ट से राइट जाएंगे, ठीक है, तो वेवलेंथ बढ़ता है और एनर्जी घटता है, ठीक है ना। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है, दिमाग में छाप लेना है, वेवलेंथ का रोल काफी है रेडिएशन के अंदर, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिए आराम से। अब रेडिएशन स्टार्ट हो रहा है, तो स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। तो स्वागत अब हो रहा है 15-20 मिनट के बाद। रेडिएशन, तो रेडिएशन क्या है, इट इज द टाइप ऑफ और ए प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। तो इट्स ए प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, इट्स ए प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर
which doesn't require any medium, to travel from one region to another. Okay, to transfer heat from one region to another region. From one region to another region. क्या है ये? रेडिएशन भी क्या है? हीट ट्रांसफर का ही एक टाइप है, क्या वही एक प्रोसेस है हीट ट्रांसफर करने का। और हीट ट्रांसफर करना है तो टेम्परेचर डिफरेंस तो चाहिए पहली बात, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस मस्ट है। हीट ट्रांसफर करने का ये एक तरीका है, लेकिन ट्रांसफर करने के लिए मुझे कोई मीडियम नहीं चाहिए, और बिना मीडियम के ही मैं एक जगह से दूसरी जगह हीट को ट्रांसफर कर दूंगा। ओके, तो अगर आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हीट ट्रांसफर जो कर रहे हैं वो कौन से फॉर्म में कर रहे हैं? तो हीट ट्रांसफर बेसिकली हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हीट ट्रांसफर takes place in the form of electromagnetic waves। क्यों हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में? मैंने कहा कि हीट ट्रांसफर हो रहा है बिना मीडियम के, और बिना मीडियम के हो रहा है तो ये होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही ऐसी होती है which doesn't require any medium to travel from one region to another region। ठीक है। अब दूसरा सवाल कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तो बहुत सारी वेव्स आती है, आप यहाँ पर कौन से वेव्स की चर्चा करेंगे? क्योंकि रेडियो वेव्स आती है, माइक्रोवेव्स आती है, यूवी रेज है, एक्स रेज है, गामा रेज है, कॉस्मिक रेज है ना, विजिबल लाइट है, बहुत सारी इंफ्रारेड है। तो कौन सी वेवलेंथ की हम बात करेंगे? तो मोस्टली अपने पास जो हीट आती है that belongs to the wavelength of, तो सीधा देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव whose wavelength belongs to 7.8 into 10 की पावर -7 मीटर to 4 into 10 की पावर -4 मीटर। हम उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे जिनकी वेवलेंथ इस रेंज में है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव whose wavelength belongs to this range, ठीक है, ये रेंज लिखा है। और इस रेंज में आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या कहते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। यहां पर इसे क्या कह देंगे? इंफ्रारेड रेडिएशन कह देंगे, या फिर केवल हीट रेडिएशन कह देंगे, या फिर थर्मल रेडिएशन कह देंगे। दिख रहा है कि नहीं? नीचे वाला ये दिख जाएगा, थर्मल रेडिएशन लिखा नीचे में ना। ओके, अब एग्जाम्पल लेते हैं। डेफिनेशन की बात हो गई, कैसे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी ये समझना बढ़िया होगा, ठीक है। तो समझते हैं इसे। अब देखिए, जैसे सन से अर्थ पर, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ पर मैं बैठा हूं अकेला, ठीक है। तो सन से जो रेज आ रही है, हीट आ रही है, बीच में क्या है? वैक्यूम भी है। फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा तो एयर मीडियम मिलेगा उससे, सही ना। फिर यहां पहुंचा तो देखो, सन की जो रेडिएशन है
वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर रही थी जहां कोई मीडियम नहीं है। वैक्यूम का मतलब ही क्या है, नो मीडियम, वहां पर एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, और एयर मॉलिक्यूल्स का नहीं होना मतलब क्या है, नो मीडियम। ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स का नहीं होना ही क्या है, मॉलिक्यूल्स का नहीं होना ही क्या है, नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं है। यहाँ पर तो मीडियम है, लेकिन ये तो यहाँ भी चल रही थी, यहाँ भी चल रही है, और इसी को हम क्या कहते हैं, जब कोई मीडियम नहीं है तो तब भी कोई वेव चल रही है तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, यानी कि सन से जो लाइट रेज आती है तो अपने पास पहुंचेगी तो गर्मी लगेगी, हाँ गर्मी लगने लगी है ना, तो वो क्या है, दैट इज द रेडिएशन। उसी को क्या कहते हैं, रेडिएशन। और रेडिएशन आ रहा है बिना मीडियम के भी, कौन सी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर के आग लगाई, फायर। ठीक है, यहां मैं खड़ा हूं, ज्यादा दूरी नहीं, ठीक ठाक दूरी है ना, इतनी दूरी है कि थोड़ी देर बाद मुझे गर्मी लगने लगी, हीट फील होने लगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आके खड़ा हो गया और फायर लगी हुई थी, आग लगी हुई थी। तो कुछ देर बाद, कुछ ही समय बाद मुझे क्या फील होगा कि मेरे बॉडी का भी जो टेम्परेचर वो बढ़ गया है। ठीक है, मुझे हीट फील होने लगी है, हीट फील होने लगी, और थोड़ी देर और खड़ा रहूंगा तो आग लगने जैसा भी महसूस होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये किसके कारण हुआ, बीच में तो एयर मीडियम था, तो इसकी वजह से रेडिएशन यहाँ पहुंची होगी, है ना, फायर की वजह से। तो फायर की वजह से रेडिएशन यहाँ पहुंची, तो ये नहीं होता तब भी पहुंच जाता, ये होता तब भी पहुंच गया, क्योंकि यहाँ पर मैं देखा बिना मीडियम के भी पहुंच जाता है। तो देखिए, मीडियम का होना या नहीं होना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है हमें रेडिएशन मिल रही है कि नहीं मिल रही। ठीक, अब देखो, जब मैं पहले आके खड़ा हुआ तब तो मेरे पास कोई हीट फील नहीं हो रही थी, उस समय थर्मल एनर्जी मेरी कम थी। लेकिन जैसे इसके पास आके खड़ा हुआ कुछ समय बाद, इसकी कुछ थर्मल एनर्जी फायर की, वो थर्मल एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में मेरे पास आई, यानी कि मेरी थर्मल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। मेरी थर्मल एनर्जी बढ़ गई है, मतलब इसकी कम हुई है ज्यादा, इसकी कम हुई है। इसने अगर 2 जूल दी है मुझे एनर्जी, तो 2 जूल वहां कम हो गई है। ठीक है, तो इसकी थर्मल एनर्जी कम हुई है। ठीक, तो ये था एग्जाम्पल भी इसका। और देखो इसमें क्या चर्चा कर सकते हो, और चर्चा ये की जा सकती है कि जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं या दो बॉडी हैं, बॉडी 1, बॉडी 2। ठीक है, तो या फिर ऐसा कह दो कि बॉडी 1 का जो टेम्परेचर है T1 है, और इसके चारों ओर क्या है, सराउंडिंग है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है। एक पल के लिए मान लेते हैं कि T1 है 70 डिग्री सेल्सियस और T2 सराउंडिंग का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हीट ट्रांसफर तो होना ही होना है। ठीक है, अब हीट ट्रांसफर होना है तो सीधा हीट रेडिएशन की फॉर्म में निकल गया, क्योंकि मीडियम हो या ना हो ये तो होगा ही होगा। ठीक, तो ये रेडिएशन की फॉर्म में निकल गया। जब ये रेडिएशन दे रहा है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, एमिशन ऑफ हीट, या फिर हीट एमिटेड। इसने हीट एमिट कर दिया, बाहर भेज दिया। ठीक है, जब ये ट्रांसफर कर रहा है, इसने हीट को क्या किया, सराउंडिंग में एब्जॉर्ब किया, तो इसे क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और एब्जॉर्ब्ड हीट। ठीक है, चलिए ये लिख लीजिए, अब आगे बढ़ेंगे इसके आगे। तक हमने देख लिया एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड रेडिएशन का मतलब क्या है। एब्जॉर्ब्ड का मतलब जितना रेडिएशन मेरे पास आ रहा है, एमिटेड का मतलब जितना मैं बाहर भेज रहा हूँ, ट्रांसफर। ठीक है, तो पहला केस, पॉइंट नंबर जो भी हो लिख लेना, इफ
absorbed radiation is greater than emitted radiation, मान लो मैं ही एक बॉडी हूं, मैंने जो एब्जॉर्ब किया है वो है 100 जूल एग्जाम्पल, और एमिट कितना किया, एमिट किया मैंने 70, ठीक है। यानी कि ज्यादा हीट रेडिएशन मैंने एब्जॉर्ब कर लिया और बाहर कम भेजा, तो ज्यादा मेरे पास रह गया, यानी कि मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि मेरे पास रेडिएशन ज्यादा है, ठीक है। चलो, या फिर ऐसे समझो 100 रेडिएशन आए, मैंने 20 रेडिएशन भेज दिए, ठीक है। अब 100 में से 20 से भेजा 80 अपने पास रख लिया, खुद का टेम्परेचर बढ़ेगा ही, है ना। तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। और बॉडी इज सेड टू बी हीटेड, क्योंकि अपना टेम्परेचर बढ़ गया ना, तो टेम्परेचर बढ़ना मतलब हीटेड, ठीक है। बॉडी इज सेड टू बी हीटेड, body is said to be heated by radiation, by radiation. Okay, if, second point, if absorbed radiation is less than emitted radiation, ये उससे अगर कम है, तो क्या कम है ना, तो एब्जॉर्ब कम है, इस बार ये 20 रेडिएशन लिया, ये 100 है, तो कम आया है, तो गरीबी आ गई, है ना। यानी कि टेम्परेचर खुद का क्या हो गया है, कम हो गया है, कम हो गया मतलब ठंडा सा फील होगा उससे। तो बॉडी इज सेड टू बी कूल्ड, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ही हीटेड कहेंगे, कम हो रहा तो कूल ही कहेंगे, ठीक है। बॉडी इज सेड टू बी कूल्ड, cooled by radiation। जैसे गर्मियों के दिनों में जो गर्मी हम लेते हैं, रेडिएशन जो सन से मिल रहा है वो बहुत ज्यादा मिलता है, और पसीने की फॉर्म में जो रेडिएशन निकल रहा है कहीं ना कहीं वो कम होता है, इसीलिए अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंड जिससे बॉडी सेट टू बी हीटेड। याद रहा, विंटर सीजन में आओ, विंटर में सन तो दिखता ही नहीं है, तो दिख भी जाए तो रेडिएशन आने का कोई सवाल नहीं। उसमें क्या होती है, ठंड जैसे जैसे बढ़ती है तो मुंह से हम क्या करते हैं, वेपर निकलते हैं, है ना, भाप निकलना जैसे कहते हैं, तो रेडिएशन ज्यादा हो रहा बॉडी से, कांपना ठंड में, वो भी क्या है, रेडिएशन एक तरह का। तो एमिटेड रेडिएशन ज्यादा है, एब्जॉर्ब कम है, तो इसलिए तो ठंड लग रही है ना, तभी तो टेम्परेचर कम हो रहा है, दैट इज कोल्ड बाय रेडिएशन। ओके, लिख लीजिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या कहता है, ये कहता है कि भाई ऑल द बॉडीज all the time at all the temperature radiates some radiation, ठीक है। तो पॉइंट नंबर जो भी हो, यहां मैं लिख रहा हूं all the bodies and all the time, all the bodies all the time and at all the temperature, at all the temperature, स्टेटमेंट तुम्हें लिख लेना, ठीक है। क्या है, all the bodies all time at all temperature, all the bodies and at all time at, ऐसा लिख लो, ठीक है। all the bodies and all time and at all the temperature, हर एक बॉडी हर एक समय हर एक टेम्परेचर पर रेडिएट एनर्जी, और रेडिएशन, ओके। उसी तरह से all the bodies
all the time at all the temperature absorbed some radiation, absorbed radiation, ये emit लिख लो, emit ज्यादा लिख लो, अच्छा है ना, emit रेडिएशन। तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली सेटअप से पता चला कोई भी बॉडी किसी भी समय किसी भी टेम्परेचर पर रेडिएशन एमिट करेगा ही करेगा। कोई भी बॉडी किसी भी समय किसी भी टेम्परेचर पर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता ही करता है, कुछ ना कुछ तो करेगा, 0.1 करेगा, करेगा जरूर, ठीक। तो क्या एमिटेड रेडिएशन और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन को कम ज्यादा कर सकते हैं? कम ज्यादा कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या इसे पूरी तरह से बंद कर सकते हैं? नहीं, इट्स ए नेचुरल वे, ये एक नेचुरल घटना है, ठीक है, नहीं कर सकते। तो एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन कैन नॉट बी स्टॉप्ड or can't be stopped but can be minimized। मिनिमाइज ठीक लिखा है क्या? ठीक ही होगा, ठीक है। मतलब दोनों रेडिएशन होंगे ही होंगे, लेकिन इससे आप पूरी तरह बंद नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, वो से हम देखेंगे आगे आने वाले पॉइंट्स में, ठीक है। लिख लीजिए इसे। अब अगले पॉइंट्स में देखते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया भाई क्या है, रेडिएशन एमिटेड है, एब्जॉर्ब है, कम ज्यादा हो तो क्या होगा। हर एक बॉडी एमिट करता है, रेडिएट भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, अब पॉइंट में मुझे याद नहीं है, मैं 1 नंबर हर बार लगा देता हूं। तो इसमें क्या है, रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होता है, ये सही है, और ये फास्टेस्ट फॉर्म है हीट ट्रांसफर करने का, इट इज द फास्टेस्ट फॉर्म। तो कितनी स्पीड होगी? यस, इट इज द स्पीड ऑफ लाइट विद ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके। पॉइंट नंबर 2, रेडिएशन, जैसे आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में कि मिरर से लाइट रेस रिफ्लेक्ट होती है, तब हम अपना चेहरा देख पाते हैं, आम बात है। तो उसी तरह की घटनाएं इसमें भी होती है, यानी कि रेडिएशन आल्सो फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, एक्सेट्रा, जो भी है, और बहुत सारी घटनाएं होती है ना। हमें उसमें डिटेल में जाना होगा, तुम जाएंगे जरूरत रही तो। ओके। नंबर 3, रेडिएशन आल्सो फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, रेडिएशन स्पीड ऑफ लाइट से भी चला गया। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है क्या, कि जो रेडिएशन है वो रेडिएशन प्रेशर भी लगाता है। कैसे? जैसे देखो, ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर रेडिएशन आए, ऐसे बहुत सारे रेडिएशन आए। When radiation falls on a surface whose surface area is A, whose surface area is area, मान लो क्या है, A। So when radiation falls on a surface, radiation exerts some pressure on the surface, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे when radiation falls on a surface, it exerts some pressure, on surface। उस प्रेशर को क्या कहते हैं? That pressure is known as a radiation pressure। फॉर्मूला क्या है रेडिएशन प्रेशर का? P = force by area।
जितना फोर्स लगाया है ए एरिया पर, P इक्वल टू एफ बाई, ठीक है। तो फॉर्मूला हमने चेंज नहीं किया है। अगला पॉइंट, इंटेंसिटी की भी बात हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आज ज्यादातर थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। आज केवल हम ये देख रहे हैं कि रेडिएशन वर्ड का मतलब क्या है, क्या उसकी यूजुअल बातें हैं, ये सारी चीजें देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी की, कि इंटेंसिटी का क्या रोल है। जैसे मैं एक लाइट बल्ब की बात करता हूँ, पॉइंट नंबर 1 की तरफ से वही है, लाइट बल्ब। ये लाइट बल्ब है, पेड़ बना दिया है लेकिन लाइट बल्ब मान के चलना है। अभी ठीक है, ये टंगस्टन, ये लाइट बल्ब, एलईडी बल्ब, ठीक है। अब बीच में बनाएंगे, ठीक है, जो है यही है, एलईडी बल्ब है। तो ये कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, रेडिएशन बाहर निकलेगा, इट विल एमिट द रेडिएशन, ओके। चारों ओर, हर जगह, हर दिशा में। अब मैं बोर्ड पर तो हर दिशा में नहीं दिखा सकता ना, बोर्ड पर तो मैं केवल टू डायमेंशनल दिखा सकता हूँ, ये 3D में है, ठीक है। जैसे यहाँ बल्ब रखो, चारों ओर चल जाएगा, उजाला ही उजाला, तभी तो घर में उजाला होता है। चलिए, अब इसने कहा कि एक बंदा यहां खड़ा है, एक बंदा यहां खड़ा है, तो बताओ ज्यादा इंटेंसिटी किसको फील होगी। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इंटेंसिटी को सिंबल हम देते हैं आई, और इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर पर यूनिट एरिया। पावर पर यूनिट एरिया मतलब कि जैसे यहां पर मैं खड़ा हूं, ठीक, यहां पर मैं खड़ा हूं, तो उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो उसका एरिया है, उस एरिया पर इस एलईडी बल्ब की कितनी पावर की जो रेडिएशन है वो आ रही है, दैट पावर डिवाइडेड बाय एरिया इज व्हाट, इंटेंसिटी, ठीक है। समझते हैं इस चीज को। जैसे मैं यहां पर चेक करना चाहता हूं पॉइंट नंबर 1 पर कि बताओ इंटेंसिटी क्या है। इसे पता करने के लिए मुझे एक स्फेरिकल सरफेस बनाना होगा, क्योंकि 3D है, क्योंकि कैसा है, 3D है, ओके। 3D है तो थोड़ा ढंग का बना देते हैं, है ना। ढंग का केवल यही बनाना है, ये सेंटर पर, ये एलईडी बल्ब है ना, यही एलईडी बल्ब है। अब देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस में क्या मान लूं, R1, ओके। पावर इसका मान लो P है, एलईडी बल्ब का। तो बताओ यहां पर इंटेंसिटी क्या आएगी, पावर P अपॉन एरिया। एरिया किसके लिए, 8.1। अब देखो स्फेरिकल सरफेस है तो एरिया क्या होता है स्फेयर का, 4πr², P अपॉन 4πr1 का स्क्वायर, सही है, ओके। अब मुझे बताओ यहां इंटेंसिटी क्या होगी। इसके लिए भी हम एक स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे, ठीक है। यहां रेडियस मान लेते हैं R2 है, खुद से ही माना है ना। तो I2 क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा P अपॉन 4πr2 का स्क्वायर। पावर वही है क्योंकि सोर्स वही है, तो I2 इज इक्वल टू P अपॉन 4πr2 का स्क्वायर हुआ। अब देखो, अब यहां से क्या बात पता चलती है, यहां से बात ये पता चलती है कि पावर P फिक्स है, यहां पर भी P ही रहा, यहां पर भी P ही रहा, वो फिक्स है, दैट इज कांस्टेंट, तो ये चेंज नहीं हो रहा। 4π नहीं चेंज हो रहा, चेंज नहीं हो रहा। अब देखो R1 और R2 में, R1 बड़ा है या R2, R2 बड़ा है, R2 इज ग्रेटर देन R1, है ना। लेकिन इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर, सही है। तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, यानी कि वहां पर ब्राइटनेस कम होगी, एलईडी बल्ब की कम चमकेगा। जिसकी डिस्टेंस कम दूरी पर है, जो कम दूरी पर है, पास में है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पर बहुत ज्यादा चमकेगा, वही होता है।
अगर मैं एलईडी बल्ब के नजदीक में जाके खड़ा हो जाऊं तो वहां पर ब्राइटनेस ज्यादा रहेगी, दूर दरिया में जाके खड़ा हो जाऊं तो इंटेंसिटी कम रहेगी, कम चमकेगा। सो दैट इज द इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर क्या है? जहां पर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो आपको याद ये रखना है आई इक्वल टू पी बाई ए, ठीक है, रिलेशन वो याद आता है से आगे, पी बाई ए से ही आता है। अगला पॉइंट ये है रेडिएशन में, तो इसमें एक डाउट आपके मन में आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि जैसे सन अर्थ तक पहुंच रहा है, सनलाइट पहुंच रही है, सॉरी सन कैसे पहुंचेगा, रेडिएशन पहुंच रही है, तो इट इज गुड कि यहाँ पर अगर हम खड़े हैं तो हमें हीट फील होगी क्योंकि रेडिएशन हमारे तक पहुंच रही है। लेकिन रेडिएशन इस बीच के एक मीडियम को ही पार कर रहा है, ठीक है। मान लिया यहाँ तक वैक्यूम है, यहाँ तो एयर मीडियम है, जब एयर के एटमॉस्फेयर में आएगा तो क्या हवा का टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं, ये मीडियम को कुछ भी नहीं करता। सो रेडिएशन विदाउट हिटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम, radiation is done without hitting the intervening medium. So radiation is done without hitting the medium, या फिर विदाउट हिटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। मतलब क्या है इसका? इंटरवेनिंग का मतलब होता है जो बीच में मीडियम आ रहा है, बीच में ये आ रहा है ना, तो उसका कोई टेम्परेचर नहीं होगा चेंज रेडिएशन की वजह से, ठीक है ना। ओके, इसी का एक एग्जांपल यहाँ लिखा है। क्या लिखा है? रेडिएशन डजंट अफेक्ट द मीडियम थ्रू विच इट पासेस। ओके, जब हमने समझ ली, उसी का एक एग्जांपल है। आपने डिस्कवरी वगैरह पर देखा होगा, यूट्यूब पर देखा होगा कि, या सुना भी है, साइंस में छोटी क्लासों में ऐसी बातें होती है कि एक लेंस लो, कॉन्वेक्स लेंस, और उसको सनलाइट के सामने रखो, ठीक है। जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, सनलाइट यहाँ से आ रही है, इसके ऊपर आएगी, ये क्या करता है? सनलाइट को फोकस करता है। जैसे एक कागज है यहाँ पर, ये कागज का टुकड़ा, ठीक है, पेपर, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लगाया। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स। अब सनलाइट जब आएगी, रेडिएशन जब आएगा, आ रही है कहीं से रेडिएशन, ठीक है, तो ये क्या करता है? सभी सनलाइट जितनी भी रेडिएशन आ रही है सबको एक जगह फोकस करता है, ठीक है। ये इसका काम है, ये कॉन्वेक्स लेंस का क्या है? काम है किसी एक ही जगह पर सभी रेडिएशन को लेकर आना। एक ही जगह पर लाने का जो काम है, या ये जो प्रॉपर्टी है, इसी वजह से इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? एक जगह पर लाना बहुत से लोगों को। तो जब बहुत पूरा इतना सारा रेडिएशन एक जगह आएगा, इसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, पेपर का हीट बहुत ज्यादा होगी, और उसी वजह से ये जल भी जाता है कई बार पेपर, ठीक है। सवाल ये है, क्या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि बीच वाले मीडियम का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अभी हमने देखा। तो वही लिखा, व्हेन हीट रेडिएशन इज कन्वर्ज्ड बाय अ लेंस ऑन ए बॉडी, ओपेक का मतलब देखेंगे क्या है, ठीक है। ये जो भी बॉडी है ना, ओपेक है, ये जो भी बॉडी है, जिस बॉडी पर रेडिएशन कन्वर्ज करवा रहे हैं, इसको नाम दिया ओपेक, मतलब बताएंगे अभी। विच इज ओपेक टू इट द बॉडी इज हिटेड नॉट द लेंस, ठीक है। इन शॉर्ट, फिर समझो, रेडिएशन आया, एक बॉडी रखी है, लेंस के थ्रू पूरे रेडिएशन को बॉडी पर हमने कन्वर्ज करवाया, एक ही जगह पर लाए। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेंस का नहीं, क्योंकि लेंस केवल एक मीडियम का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर्टी हुआ रेडिएशन का। ओपेक का मतलब क्या है? कि जो रेडिएशन आया है, जो सनलाइट आई है, वो यहीं पर रहेगी, पास होकर के दूसरी जगह नहीं जा सकती। तो ओपेक का मतलब क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है लाइट कैन नॉट पास टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइट वहीं पर रहेगी, कहीं नहीं जा सकती। कैन नॉट पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट, जैसे लकड़ी का दरवाजा जल जाएगा लेकिन लाइट पास नहीं होने देगा, जलने के बाद तो कुछ भी हो, है ना। लिखिए इसे,
अंतिम 2 पॉइंट प्रॉपर्टीज में, इट इज डिटेक्टेड बाय कौन? रेडिएशन। रेडिएशन आ रही है कैसे पता चलेगा? आम आदमी पता कर पाए ना कर पाए, उसके लिए डिवाइसेस चाहिए होती है। तो लिखा है इट इज डिटेक्टेड बाय, कहाँ गया पेन, इट इज डिटेक्टेड बाय थर्मोकपल। थर्मोकपल डिवाइस है, थर्मोपाइल एंड रेडियोमीटर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है और कुछ नहीं। एंड द स्पेक्ट्रम, रेडिएशन आई है या नहीं आई वो तो पता करेंगे इन 3 लोगों से, और भी बहुत सारी हो सकती है। लेकिन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? वेवलेंथ का ग्राफ, कि कौन सी वेवलेंथ की आई है, क्या वेवलेंथ है, कितना वैल्यू है। तो वो स्पेक्ट्रम पता करने के लिए, यानी कि स्पेक्ट्रम हीट रेडिएशन इज प्रोड्यूस, पहले खुद प्रोड्यूस करना पड़ता है, फिर उसको एनालिसिस करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ रॉक साल्ट प्रिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉक साल्ट प्रिज्म। स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन में कई बार पूछा गया, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये रॉक साल्ट प्रिज्म। ठीक है, अगला तो वो तो याद करने के लायक ही है, कुछ उसमें है नहीं। और रफ एंड डार्क, रफ एंड डार्क, डार्क का मतलब ब्लैक। सरफेसेस आर गुड एब्जॉर्बर, जैसे ब्लैक शर्ट है, तो ब्लैक शर्ट क्या डार्क भी है। ठीक है, तो ब्लैक शर्ट इज ए गुड एब्जॉर्बर। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि ब्लैक शर्ट पहनकर अगर आप थोड़ा सा धूप में भी चल जाओ तो इतनी गर्मी फील होती है जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है दूसरे शर्ट के रेस्पेक्ट में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दैट वन इज ए गुड एब्जॉर्बर, ब्लैक शर्ट गुड एब्जॉर्बर है। ठीक है, वहीं पर व्हाइट शर्ट, व्हाइट शर्ट बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट कर देता है मोस्ट ऑफ द रेडिएशन को, तो वो क्या है? अच्छा रिफ्लेक्टर है। ठीक है, तो देखो डार्क यानी कि ब्लैक सरफेस जो होगी वो गुड एब्जॉर्बर होगी, वाइल शाइनिंग जो चमकदार हो और स्मूथ हो, दैट सरफेस आर गुड रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो ब्लैक गुड रिफ्लेक्ट गुड एब्जॉर्बर है, और व्हाइट, व्हाइट एग्जांपल बताया व्हाइट शर्ट, वो क्या होता है? गुड रिफ्लेक्टर है। इसका यूज कैसे? सर्दियों के दिनों में आपको पहनना चाहिए क्या? विंटर सीजन में आपको पहनना चाहिए ब्लैक शर्ट, और समर में आपको पहनना चाहिए ज्यादा व्हाइट। क्या ब्लैक क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो हीट रेडिएशन आपके पास ज्यादा आएगा और सर्दी थोड़ी कम फील होगी, क्योंकि आपके पास रेडिएशन आया, हीट रेडिएशन आया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समर में व्हाइट क्या करेगा? ज्यादातर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो गर्मी कम लगेगी। ठीक है, इसी तरह घर में जो आप पानी की टंकी जो यूज करते हैं, वाटर टैंक, ठीक है ना, तो वाटर टैंक मोस्टली ब्लैक होती है या व्हाइट होती है। ठीक है, ब्लू तो रेयर केस में रखते हैं, कुछ लोग रखने वाले रखते ही हैं। इनका लॉजिक वही होता है कि ब्लैक काम में आएगी अपने कहां पर? विंटर सीजन में। क्यों? देखो उसका भी क्या रोल है, फिजिक्स हर जगह है, आपने ध्यान ही नहीं दिया कभी। देखो ब्लैक वाटर टैंक है ना, तो घर में सबसे ऊपर छत पर लगा देते हैं वाटर टैंक, फिर वहां से पानी की सप्लाई हर एक जगह पर आती है, किचन वगैरह जहां पर भी आती है। ठीक है, तो ब्लैक टैंक अगर लगाया है तो वो ज्यादा यूजफुल है कौन से दिनों में? विंटर में। क्यों? क्योंकि विंटर में क्या होगा कि ब्लैक जो है ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो इसमें जो पानी है उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसे हीट ज्यादा मिल रही है। टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो हमें ठंडा फील नहीं होगा, नहाने में दिक्कत नहीं है, यूज करने में दिक्कत नहीं है ब्लैक टैंक के अंदर जो पानी। वहीं पर व्हाइट टैंक है, उसे यूज करना चाहिए कब? समर में, है ना। वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, एब्जॉर्ब होगा नहीं, पानी गर्म होगा नहीं, तो ठंडा ही रहेगा, और ठंडा ही पानी में चाहिए समर में, है ना। तो ये था। एक और बताते हैं, टर्बन, पगड़ी जो पहनते हैं बहुत से लोग, है ना, जैसे ये कल्चर है बहुत से स्टेट्स में, अपने यहाँ भी है, महाराष्ट्र में भी होना चाहिए शायद तक, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, पंजाब में है। तो ये टर्बन वाला जो कंसेप्ट साइंस के पीछे क्या, कि टर्बन जो हम पहनते हैं तो उसमें भी क्या है? पगड़ी जिसे कहते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करता है? रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, कुछ सीजन में कुछ में रिफ्लेक्ट करता है, उसका कंसेप्ट ये है। तो रंग बिरंगे कलर भी इसी के पीछे
इसका सस्पेंस है कि भाई अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रेडिएशन रहते हैं। इतना ही रखते हैं आज का लेक्चर, वरना काफ़ी लेंथी लेक्चर हो जाएगा। तो ऐसा कीजिए, इसे इतना ही पढ़िए और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इसके डीप डाउन जो कंसेप्ट वो पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल साथ में चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर कोई डाउट हो तो बताना।